हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका माइटोसिस। उसके पहले हमने इंटरफेस जो है डिस्कस कर चुके थे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मियोसिस को। आपको पता है जब सेल इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, उसका ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सेल चाहे तो एम फेज के अंदर जब वो एंटर करती है तो वो माइटोसिस कर सकती है। अगर उसको मियोसिस की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी बेटा, आपका मियोसिस करेगी। ठीक है, तो हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके थे। माइटोसिस की सारी जो स्ट्रक्चर्स थी, जो स्टेजेस थी, जितने भी डायग्राम्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने प्रिपेयर किए थे और हम लास्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा आपकी डीएनए कॉन्टेंट कहाँ पे डबल हो रहा है और क्रोमेटिड फाइबर्स कहाँ सिंगल थ्रेड वाले होते हैं, कहाँ डबल थ्रेड वाले होते हैं, कहाँ क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होते हैं। आज के लेक्चर में हम मियोसिस देखेंगे। मियोसिस जो है बेटा थोड़ा माइटोसिस से डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मियोसिस में को हम फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब तुम सोच रहे होंगे मैम मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड तो हमने सुना था, अब ये 3 स्टेजेस कैसे हो गई, मियोसिस को एक और किस स्टेज में आपने डिवाइड कर दिया? तो बेटा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होता है ना, तो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उसे ही हम इंट्रामियोटिक स्टेज भी बोलते हैं। यानी कि मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस सेकंड, इन तीनों को मिलाकर हम प्रॉपरली बोलते हैं बेटा मियोसिस। ये तीनों जब तक स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आपका मियोसिस नहीं होगा। जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करने से माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाता है। माइटोसिस कंप्लीट करने के लिए कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेजेस के नाम लिखते हैं और हम इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अपना जो मैंने लास्ट टाइम बोला था पीपीएफ लेकर बैठा करो, पेन पेपर फोकस, तो दिमाग को यहीं पर लेके आए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो। तो मियोसिस जो है बेटा जब इंटरफेज में आपकी सेल एंटर हो चुकी है तो एम फेज में आ चुकी है, अब ये करना चाहती है मियोसिस। अब तुम्हें पता है हमारी जितनी भी एनिमल सेल में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो सब की सब क्या करती है, माइटोसिस करती है। लेकिन स्पर्म और ओवम जो होता है बेटा वो माइटोसिस नहीं करता है, वहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है। तो चलिए मियोसिस में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बेटा मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद में आएगा बेटा आपका एक स्टेज जिसको मैंने अभी आपको बताया, इंटरकाइनेसिस। इसी इंटरकाइनेसिस का दूसरा नाम है बेटा इंट्रा मियोटिक स्टेज या इंट्रामियोटिक फेज भी बोल सकते हो आप इसको। और लास्ट में बेटा आपका है मियोसिस सेकेंड। अब बेटा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे हमने माइटोसिस को डिवाइड किया था, वहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, वैसे ही यहाँ पे मियोसिस में भी है। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस सेकंड में क्या होगा बेटा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यहाँ पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा बेटा। माइटोसिस थोड़ा इजी था, मियोसिस भी इजी है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फोकसफुली तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, थोड़े से डायग्राम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मियोसिस 1 जो है उसके प्रोफेज 1 में हम देखेंगे, फर्दर इसको भी हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। मियोसिस सेकंड तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर आपने माइटोसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए मियोसिस सेकंड बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मियोसिस सेकंड इज एज सिमिलर एज माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा ही आपका मियोसिस सेकंड है। तो ये देख लो तुम, प्रोफेज 1, मेटाफेज फर्स्ट बेटा, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में भी ये सारे स्टेजेस आने वाले हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड।
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आपका जो इंट्रामियोटिक फेज है बेटा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बहुत स्पेशली बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से कान खोल के सुननी है। देखो, इसमें बेटा आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये तो मैम वहां पे भी हो रहा था, इसमें अलग क्या है, इंटरफेज में भी होती है ये चीजें। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा। क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा। लेकिन बहुत स्पेशल बात है, रेड कलर से लिख देती हूँ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो यहाँ पर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो आपका डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये आपको इंट्रामियोटिक स्टेज या फिर इंटरकाइनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि ध्यान रखनी ही रखनी है। क्या होगा बेटा, यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो है ये डबल नहीं होगा, क्रॉस का मतलब नहीं होगा। और 2 स्टार इधर लगा देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फूल पत्ती वाली डिज़ाइन में डिज़ाइन कर देती हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि मैम ने क्या बोला था। तो मियोसिस को हमने डिवाइड कर दिया है बेटा, अब हम चलते हैं मियोसिस फर्स्ट पर। मियोसिस फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। मियोसिस 1 में भी बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारी प्रोफेज फर्स्ट को। भाई मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट ही आएगी, ये तो तुम्हें भी पता है। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरी बात बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रोफेज फर्स्ट को भी फर्दर मैंने बताया था आपको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। लता जरा पानी दे दो, मैम ये लता जरा पानी दे दो क्या है, ट्रिक है, तुम्हें याद ना रहे तो। सबसे पहला स्टेज है बेटा लेप्टोटीन, फिर आएगा जरा से जाइगोटीन, पानी से आएगा बेटा आपका पेक्टिन स्टेज, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। किसको मैंने किया है, प्रोफेज फर्स्ट को, इसलिए इसको ज्यादा केयरफुली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जो प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है ना, वैसा ना तो माइटोसिस में होने वाला है, ना आपका मियोसिस सेकंड में ऐसा होने वाला है। ये यहाँ पर ही होता है, 5 स्टेज यहाँ पर ही देखने हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसको एक ही पेज पर, इस एक ही स्लाइड पर मैं कंप्लीट कर दूँ। तो ये लता ज़रा पानी तो ये इधर से दे देगी, तुम लोग यहाँ से करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बेटा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा बेटा, वही होगा शुरू में क्या होता है तुम्हें पता है, प्रोफेज। एक सेकेंड, एक तो ये बहुत ठीक है, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होगा बेटा, वही होगा जो पहले हुआ है। हमने देखा था प्रोफेज फर्स्ट नहीं, सिर्फ प्रोफेज देखा था माइटोसिस में। माइटोसिस का प्रोफेज हमने देखा था, तो अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज में उसको डिवाइड किया था। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिड जो थे तो वो क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम का कंडेंशन वहां पे शुरू हो गया था, और लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम कंप्लीट तरीके से कंडेंस हो गए थे। तो यहाँ पर भी लेप्टोटीन में क्या होगा, वहां पे आपको पता होगा कि जो क्रोमेटिड फाइबर्स थे वो बॉल ऑफ वुल, स्पाइरिमिस्टेज इसका नाम मैंने लिया था, बॉल ऑफ वुल, ऊन के गोले की तरह वहां पे क्रोमेटिड फाइबर प्रेजेंट थे। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जब हम लेप्टोटीन पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो क्रोमेटिड होंगे वो किस तरह से, बुगे की तरह से, जैसे फूलों का गुच्छा होता है ना, फूलों का बुगे जो आप किसी को गिफ्ट करते हो, वैसा ही यहाँ पर क्या होगा, बुगे स्टेज में आपके क्रोमेटिड फाइबर्स आपको नजर आएंगे।
बुगे की स्टेज में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं उनका कंडेंशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इधर देखो बेटा, ये यहाँ पे भी एंड्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपके क्लियरली नजर नहीं आते हैं, वहां पे भी यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लेप्टोटीन जो है वहां पे उसका नाम दिया था बॉल ऑफ वूल स्टेज, उसको बोला था स्पाइरिम स्टेज। यहाँ पे बेटा आप बोलोगे बुकेट स्टेज होती है। ये कहाँ पे होती है, लेप्टोटीन में। उसके साथ में यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होंगे। ठीक है, ये दो चीजें कहाँ पे याद रखनी है आपको, लता में, लेप्टोटीन के अंदर। ठीक है, तुम समझदार तो बहुत होते जा रहे हो आई थिंक आजकल। सेकेंड स्टेज मैंने क्या बोला है, जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होगा बच्चा, जाइगोटीन में वही होगा जो तुम चाहोगे, बोल दो। तुम्हारा कलर चेंज कर देती हूँ ना, एक जैसे कलर ले लेते हैं। तो जाइगोटीन में क्या होगा बेटा, कंडेंशन यहाँ पर हो चुका है। कहाँ पर हो चुका है कंडेंशन, आपके लेप्टोटीन में कंडेंस हो जाएंगे क्या, क्रोमोसोम। अब जाइगोटीन में कंडेंस्ड हुए क्रोमोसोम, क्रोमेटिड फाइबर्स जाएंगे इनकी, कंप्लीटली क्रोमोसोम तो आपका बन चुका है। अब जाइगोटीन में एक स्पेशल काम होता है कि जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो आपको पता होगा हेटेरोगेमस और होमोगेमस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। होमोगेमस क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, जो स्ट्रक्चर में, शेप में, शक्ल सूरत में, काम में कैसे हो, बिल्कुल सिमिलर हो, उनको होमोगेमस क्रोमोसोम बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जाइगोटीन स्टेज में जो होमोगेमस क्रोमोसोम होते हैं आपके, वो क्या करने लग जाते हैं, पेयरिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो कंडेंस हो चुके हैं लेप्टोटीन में। अब जो जाइगोटीन है उसमें होमोगेमस क्रोमोसोम आपके क्या करेंगे, पेयरिंग करने लग जाएंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे। तो देखिए इधर कैसे जुड़ेंगे आपके क्रोमोसोम, ये तुम्हारे एक होमोगेमस क्रोमोसोम ये रहा बेटा, ये दूसरा होमोगेमस क्रोमोसोम। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे जोड़ना है। अब इन दोनों, जब दो होमोगेमस क्रोमोसोम बेटा आपस में जुड़ जाते हैं, तो दो होमोगेमस क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना ही क्या होता है, इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। अब दो होमोगेमस क्रोमोसोम का जुड़ना, इस प्रोसेस को तो हमने सिनेप्सिस बोल दिया, लेकिन यहाँ पर जब दो होमोगेमस क्रोमोसोम आपस में जुड़ने वाले हैं तो एक बहुत डिफिकल्ट सा, बहुत रेयर सा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये दो क्रोमोसोम के बीच में मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है इसका नाम है बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और होमोगेमस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इन दोनों की पेयरिंग को हम बोल रहे हैं सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, दो क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना, कितने क्रोमोसोम यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपस में, दो। तो यहाँ पर हमने देखा था बुगे की, वहां पे बॉल ऑफ वूल था, नाम भी बहुत अटपटे से आ रहे हैं, यहाँ पे बुगे स्टेज इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स का आपस में जुड़ना, टू के लिए हम दो के लिए बाई वर्ड यूज करते हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, बाईवैलेंट स्टेज यहाँ पर आपको नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, बाईवैलेंट स्टेज आपको नजर आ रही है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ पहली चीज तो बाईवैलेंट स्टेज। और देखिए इधर तुम देखोगे थोड़ी ऐसे आसानी से, तो मैम हमें कुछ दिखता ही नहीं है, क्या दिखा रहे हो आप। चलो ये वाला कलर लेते हैं। यहाँ पे बाईवैलेंट स्टेज तो बन गई, दो क्रोमोसोम के आपस में जुड़ने की वजह से सिनेप्सिस उसको बोल दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो, एक क्रोमोसोम के बाद पास में दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, तो दो क्रोमोसोम के पास में कितने सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट हुए बेटा, चार। देखो 1 2 3 4, तो चार सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बेटा प्रेजेंट है। तो मैं इस कंडीशन को क्या बोल सकती हूँ, इस स्टेज को मैं टेट्राड स्टेज भी नाम दे सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ बेटा, टेट्राड स्टेज। तो इसको हम टेट्राड स्टेज भी बोलेंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो गया लेप्टोटीन बुगे स्टेज वाला। जाइगोटीन में हमारे बाइवेलेंट स्टेज या फिर टेट्राड स्टेज जो है वो बन चुकी है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ बन गया है। अब बेटा लता और जरा तो हो चुके हैं, अब हमें पढ़ना है आगे पेकाइटिन। पानी देना है भाई, क्या देना है बच्चा? पानी देना है। तो नेक्स्ट स्टेज है बेटा आपका पेकिटिन स्टेज। अब पेकिटिन में क्या होगा सोचो तुम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अभी अभी नए नए ताजा ताजा जुड़े हैं, ठीक है। अब वो जुड़ तो गए हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, लेकिन आपने देखा होगा वहां पे जो टेट्राड कंडीशन, टेट्राड स्टेज जो अपीयर हुई थी, वो उसका फॉर्मेशन को तो कहाँ पे होता है बेटा? जाइगोटीन में। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। जो टेट्राड फॉर्मेशन था बेटा वो तो कहां पे हो रहा था हमारा? जाइगोटीन स्टेज में। लेकिन ये जो टेट्राड फॉर्म का अपीयरेंस है, टेट्राड स्टेज का जो अपीयरेंस है वो आपको दिखाई देगा किसमें? पेकिटिन में। पेकिटिन स्टेज में ऐसा होता है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है मैम? पहले तो आप वो बताओ हमें। देखो ये बेटा एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये आपका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम किसके थ्रू जुड़े हुए थे बीच में? सिनेप्सिस, इनकी पेयरिंग को हमने बोला था प्रोसेस को सिनेप्सिस, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना था। दोनों के थ्रू ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा बेटा? इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है, भाई इसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये आपस में इनके सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे होमोलोगस क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि दोनों की अगर हम बात की जाए तो दोनों तो क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो आर्म्स होंगी वो क्या करेंगी बेटा? आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगी, क्रॉस का फॉर्मेशन करेंगी। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? आपका बन जाएगा क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर जिसे रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी कि तुम्हारा ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बिल्कुल डिप्टो हूबहू अपने मम्मी की तरह नजर आती हो, या फिर मैं बोलूं कि मैं हूबहू अपने पापा की तरह नजर आती हूँ, ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस है। हो सकता है कुछ चीजें मेरे अंदर मम्मी की आई हैं, मेरे बाल मम्मी की तरह हो, मेरी आंखें मेरे फादर की तरह नजर आती हो। आपका भी ऐसा ही होगा कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हो सकता है वो पापा को गया हो, लेकिन जो आपकी आईज शेप है या फिर आपके बालों का रंग है वो किसको? मम्मा को गया हो। तो वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है पेकिटिन स्टेज में आकर। अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर को ही यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर को ही दूसरा नाम बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन। अब इस क्रॉसिंग ओवर के लिए बेटा बहुत सारे एंजाइम्स की नीड होती है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की नीड होती है। उस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ग्रुप ऑफ एंजाइम जिसकी वजह से क्या होता है? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा, उसको ही हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मैंने इसको बोला है। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में काफी सारे एंजाइम्स की नीड होती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, सबसे ज्यादा जिसकी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, सबसे ज्यादा जिसकी नीड होती है, जिसके बिना क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, उस एंजाइम का नाम बेटा स्पेशली आपको याद रखना है। एक सेकेंड, कि उसका नाम है बेटा आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या नाम है बेटा? रिकॉम्बिनेज। अब देखो
ये तो हमने कहाँ पे देख लिया था, जरा में देख लिया था, पानी में ऐसा स्टेज नहीं आएगा, मैंने तो समझाने के लिए बताया। अब क्रॉसिंग ओवर करके दिखाती हूँ तुम्हें मैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम, अब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म इसके ऊपर आएगी बेटा, तो ये क्या होगा, इस तरह से। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अभी जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था बेटा, वो इन दोनों के बीच में अभी प्रेजेंट है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी कहीं भी नहीं जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा होगा टेट्राड का फॉर्मेशन तो कहाँ हो गया था, जाइगोटिड में, लेकिन अपीयर कहाँ हुआ है, पैकेटिन में। वैसे ही क्रॉसिंग ओवर तो हो जाता है हमारा पैकेटिन में, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर शो कहाँ पर होगा, जहां पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, वो होगा बेटा आपके डिप्लोटिन स्टेज में। कहाँ पे होगा, डिप्लोटिन में। तो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोटिन। बोल दो मैम, आप तो बोल रहे थे एक पेज में निपटा दूंगी सबको, इतने बड़े बड़े लिख के पता नहीं कितने तो पेज आपने करवा दिए हमारे। ठीक है ना तुम्हारे लिए, तुम्हें तो कॉपी में अपने हिसाब से तुम अपने नोट्स बना लेना, पर ज्यादा कुचड़ पुचड़ मत कर देना। आई डोंट लाइक कुचड़ पुचड़ कंडीशन, ठीक है। अब डिप्लोटिन में क्या होगा बेटा, डिप्लोटिन में पहली चीज तो हमने देखा था, क्रॉसिंग ओवर जब आपका पैकेटिन में हो रहा था तो वहां पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स शो हो रहा था वहां पे प्रेजेंट। यहाँ पे जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था बेटा वो डिसअपियर होगा, पहली चीज तो ये याद रखनी है, डिसअपियर ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जैसे ही डिसअपियर होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा, तो उसकी वजह से आपके जो क्रोमोसोम होंगे बेटा वो किस कंडीशन में, किस शेप में आपको नजर आएंगे, एक्स शेप में आपको नजर आएंगे। और जब वो एक्स शेप में, क्योंकि ये देखो एक आपका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, दोनों के पास में दो दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, ठीक है। दो दो सिस्टर क्रोमेटिड जब दोनों के पास में प्रेजेंट है तो एक इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक इसका मतलब इसका सिस्टर क्रोमेटिड, एक इसका सिस्टर क्रोमेटिड, आपस में तो दोनों के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब क्रॉसिंग ओवर कर चुके थे आपके पैकेटिन स्टेज में। जब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर इज लेट मीन कि ये जा चुके हैं एकदम कोनों पे, इस तरह का एक्स फॉर्म, एक्स शेप ये क्या करेंगे, आपके क्रोमोसोम बना लेंगे। और यहां पर उसकी वजह से क्या बनेगा, आपका कियाजमेटा का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, आपका कियाजमेटा का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। एक्स शेप्ड होते हैं यहाँ पे आपके क्रोमोसोम, और एक होता है बेटा आपका कियाजमेटा फॉर्मेशन। कियाजमेटा जब आपका बेटा यहाँ पर बनने लग जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं तुम्हें बना के भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमने कौन से कलर यूज किए हैं मैं देख लेती हूँ, ब्लैक और रेड, ठीक है। इधर देखो बेटा, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, कियाजमेटा का फॉर्मेशन होना आपको दिखाई देगा, कियाजमेटा का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन ये जो है इधर देखना, ये ऊपर की तरफ एक बिल्कुल एक्स शेप में जा चुके हैं इस तरह से आपके क्रोमोसोम, एक अलग आर्म बन चुकी है, अलग आर्म तो बोलना सही नहीं होगा, एक्स शेप में जा चुके हैं, मतलब इस तरह से ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से पहुंच चुके हैं। तो वो जो एक्स शेप है वही आपका क्या है, कियाजमेटा है। तो इस वाली जगह को ये क्या है बेटा, आपका कियाजमेटा। समझ में आ रहा है, कियाजमेटा आपका बन चुका है। अब क्या होता है कि बेटा कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है ना, यहाँ पर सेल्स आके अरेस्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे रुक जाती है। सेल साइकिल जो सेल डिवीजन था वो यहाँ पे आकर रुक जाता है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और सालों तक मतलब बिल्कुल रुका हुआ है। अब डिप्लोटिन से आगे जो आपका डाइकाइनेसिस है, उसके बाद में आपका ये प्रोफेज फर्स्ट ही चल रहा था, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर
मियोसिस सेकेंड होना है, इंटरकाइनेसिस होना है। ये सारी स्टेज जब तक ये आगे नहीं खिसकेगा, ये आगे यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, यहाँ पे रुकना चाहता है, तो वो स्टेजेस में नहीं होंगी। तो ये वाली स्टेजेस है ना काफी टाइम के लिए कियासमेटा बन के एकदम रुक जाता है यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, cells are arrested in this stage। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स, सम सेल्स, समटाइम्स तो नहीं, एक सेकेंड, तुम सम सेल्स लिखो यहाँ पे, सम सेल्स आर अरेस्टेड इन दिस स्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुकेगा बेटा। सम सेल्स आर अरेस्टेड इन दिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये लिखो कंप्लीट स्टेटमेंट। एक बॉक्स में ही बना देती हूँ इस लाइन को मैं। ठीक है, अब जब एक लॉन्ग टाइम के लिए, क्या बेटा, एक लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी सेल डिवीजन किसी स्टेज में जाके अटक जाता है, और अगर उसमें स्पेशली मैं बात करूं डिप्लोटीन की, डिप्लोटीन में आकर जो सेल है एक लंबे टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर आके जो है अरेस्ट हो जाती है आपकी, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अरेस्ट हो जाती है। तो इस स्टेज को जिसमें डिप्लोटीन एक लंबे टाइम के लिए क्या कर रही है बेटा, रुक चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इस स्टेज को डिक्टियोटीन, क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन। और ये शब्द याद रखना, डिप्लोटीन अलग है, डिक्टियोटीन अलग है एक ही बात, लेकिन जब प्रोलॉन्ग, इसको प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन का नाम है ये दूसरा, जब लंबे टाइम के लिए अरेस्ट हो चुकी है तब उस कंडीशन में मैंने इस डिप्लोटीन को क्या बोला है बेटा, डिक्टियोटीन। ये नाम याद रखना है। और ऐसा कहाँ होता है मैम, ऐसा क्यों हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए यहाँ पे आके हमारी सेल अटक गई, ऐसा किस जगह पे होता है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, उसमें स्पेशली जो फीमेल वाली सेल्स होती है, फीमेल में क्या होता है बेटा, oogenesis होता है। oogenesis का प्रोसेस यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होना, तो ओवम का फॉर्मेशन तो जब बेटा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो जब फीमेल एम्ब्रियो बनता है ना, फिक्स हो जाता है कि ये लड़की होने वाली है, तो बर्थ से पहले ही उसके अंदर, उसकी बॉडी में क्या होती है, oogenesis शुरू हो जाती है, ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो स्टेज है वो वहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में आके क्या करती है, रुक जाती है। फिर जब फीमेल कब आती है, पुबर्टी की एज में आती है, जब 10-11-12 साल की एज होती है फीमेल की, तब वो स्टेज क्या होती है, डिप्लोटीन से निकलकर आगे डाइकेनेसिस में जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द एग्जाम्पल, तो ह्यूमन फीमेल की जो oogenesis है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, अभी सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कियास बेटा का फॉर्मेशन हुआ है किसमें, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में कियास बेटा का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब होता है, और ये जो डिक्टियोटीन वाली बात है बेटा, ये चीजें आपको याद रखनी कि यहाँ पे आके सेल अरेस्ट होता है। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने लिखवाई या नहीं लिखवाई, क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐड करो बेटा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर chromatid of non-sister chromatid of homologous chromosome। ठीक है, ठीक है, तो हम डिप्लोटीन पे जा चुके हैं। अब डिप्लोटीन के बाद में कौन सी स्टेज है बेटा, डाइकाइनेसिस। क्या है आपका, डाइकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। ये खत्म होने के बाद आपका प्रोफेज खत्म होता है बेटा। फिर अभी तो प्रोफेज फर्स्ट खत्म हुआ है, वो भी मियोसिस फर्स्ट का। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स था बेटा, वो तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, डिप्लोटीन में वो डिसअपियर हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो क्रोमोजोम होता है ना, जिसमें कियासमेटा अब बन चुका है, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे अब जाने का टाइम आ गया है उसका। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो होता है वो किसका होता है, यहाँ पे आपके कियासमेटा का। टर्मिनलाइजेशन, तो तुम लिखना शुरू करो। पहली चीज तो
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी, ये भी क्या होंगे बेटा, डिसअपियर हो जाएंगे। तुम्हें याद होगा प्रोफेज, जो माइटोसिस का प्रोफेज था वहां पर भी हमने देखा था यही सब कुछ हो रहा था, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन वहां पे हो गया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, गायब हो जाएंगी। और इस तरह से आपका प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस जो था प्रोफेज फर्स्ट के साथ में यहाँ पर खत्म होता है। प्रोफेज फर्स्ट में ये सारी चीजें होने के बाद में अब आपकी सेल किस में एंटर करेगी बेटा, मेटाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में। तो तुम्हें मेटाफेज यहीं करवा दूं? नहीं नहीं, आगे करवाती हूँ, आ जाओ। अब देखो बेटा, मेटाफेज फर्स्ट में आपको पता होगा, जैसा कि माइटोसिस के साथ में चले, तुम माइटोसिस तो पढ़ के आए हो मुझसे, तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होने वाला है मैम। तो वहां पे हमने देखा था प्रोफेज में जब क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके थे, स्पिंडल फाइबर आपके बन चुके थे, तब मेटाफेज में क्या हो रहा था बेटा, आपके जो क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे एक लाइन में एक प्लेट की तरह अरेंज हो चुके थे। किस पर, इक्विटोरियल प्लेट पर, इक्विटोरियल प्लेट पर अरेंज हो चुके थे। वैसा ही यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में भी होने वाला है, इक्विटोरियल प्लेट बनेगी। होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो किस पर, इक्विटोरियल प्लेट पर आके अलाइन हो जाएंगे। लेकिन वहां पर 46 क्रोमोसोम जो प्रेजेंट थे, 46 के 46 क्रोमोसोम एक ही मेटाफेजिक प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज थे। यहां पर क्या होंगे कि दो प्लेट्स में अरेंज होंगे, 23 क्रोमोसोम ऊपर, 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ। यहाँ पर दो प्लेट्स बनेंगी, वहां एक इक्विटोरियल प्लेट बन रही थी, यहाँ पे दो प्लेट बनने वाली है। वहां पर आपने देखा होगा एक क्रोमोसोम था जिसके सेंट्रोमियर के बाहर काइनेटोफोर प्रेजेंट था। उस काइनेटोफोर से स्पिंडल फाइबर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे जब दो प्लेट बन रही तो एक स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ अरेंज होगा, एक स्पिंडल फाइबर नीचे वाली जो इक्विटोरियल प्लेट पर अरेंज होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंड हुए हैं उनके साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर। बट इन माइटोसिस के मेटाफेज की मैं बात करूं तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। वहां पे नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो थे बेटा वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डबल थे। तो तुम एक बार स्टेज भी देख लो, पहले मैं डायग्राम भी बना देती हूँ। एक सेकेंड, इस तरह से लेटने वाले हैं क्रोमोसोम आपके। क्रोमोसोम तो ऐसे बन रहे हैं जैसे मुझे एक प्लेट ये है बेटा, देखो एक प्लेट ये है, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगा। एक सेकेंड, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रियोल, और इस सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है बेटा आपका स्पिंडल फाइबर। ये दिखाई दे रहा है भाई। अब यहाँ पे एक सेकेंड और कियास्मेटा बना देती हूँ बेटा मैं, क्योंकि वो थोड़ी ना कहीं पे गया होगा। ये वाले रेड से बनाने थे यार मुझे।
एक सेकेंड, वैसे ही कलर कर देती हूँ ना। भाई तू कहीं मत जा। तो क्या हो रहा है बेटा, मेटाफेज में इक्विटोरियल प्लेट बन रही है। पहली बातचीत तो हम इसी पे करते हैं। विषय वस्तु क्या है, ये क्या है बेटा, पहली चीज तो होमोलोगस क्रोमोसोम। अलाइंड विद इक्विटोरियल प्लेट। ठीक है, अलाइंड हो चुके हैं किसके साथ में, इक्विटोरियल प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम आपके अलाइन हो चुके हैं। यहां पर सिंगल प्लेट नहीं बनेगी, मैंने अभी समझाया आपको। तो एक स्पिंडल फाइबर, वन स्पिंडल फाइबर अटैच टू वन होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरी चीज ये है बेटा, एक स्पिंडल फाइबर जो है एक ही क्रोमोसोम से अलाइंड हो रहा है। दूसरा स्पिंडल फाइबर जो नीचे वाला है वो दूसरी जो नीचे की तरफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनसे अलाइंड हुआ है। ठीक है, तो आप, मैं ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो 46 ही क्या है, आपके स्पिंडल फाइबर्स जो है प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम की जगह 46 स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और 23 क्रोमोसोम एक रो बनाएंगे बेटा, और 23 क्रोमोसोम क्या करेंगे, आपकी दूसरी रो में अरेंज होंगे। यहाँ पे इक्विटोरियल प्लेट पर दो नंबर ऑफ इक्विटोरियल प्लेट, दो इक्विटोरियल प्लेट बनी है बेटा। यहाँ पर एक इक्विटोरियल प्लेट नहीं बनी है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, थोड़ा रैंडम सी चीज़ है। ठीक है ना, मतलब अलाइन हो रहा है तो रैंडम अलाइनमेंट यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका होता है। मेटाफेज फर्स्ट के बाद में बेटा आपका आएगा, क्या आएगा, प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज खत्म हो गया, तो अब तो मैम एनाफेज ही बचा है। एनाफेज फर्स्ट ही लेके आओ आप, क्योंकि अब तो हम थक चुके हैं, बहुत दुखी भी हो चुके हैं, और अब हम चाहते हैं हमें जल्दी से फ्री कर दो आप, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटा टाइम लगेगा। सोचो, क्या सोचोगे तुम, मैम हम क्या ही सोच सकते हैं, हम बच्चे बालक आपके छोटे छोटे से, हमें तो क्या ही समझ में आता है, तुम्हें सब समझ में आता है। इधर देखो, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुके हैं आपके क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम जो है एक प्लेट में बने हैं, 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ दूसरी प्लेट में। तो एक स्पिंडल फाइबर से ऊपर की प्लेट वाले क्रोमोसोम ऊपर के स्पिंडल फाइबर से अरेंज है, सेंट्रियोल वाले से। नीचे की प्लेट वाले जो आपके क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, वो नीचे वाले स्पिंडल फाइबर से अरेंज है। अब स्पिंडल फाइबर का काम क्या है भाई, स्पिंडल फाइबर अरेंज ही क्यों होता है, क्योंकि उसको क्रोमोसोम को अपनी तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करना है, मूव करवाना है, उसको खींचना है। तो ये 23 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ खिंच जाएंगे, और 23 क्रोमोसोम क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ खींचेंगे। किसमें, एनाफेज में आपके, यानी कि आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो यहां पर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम
आपके प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन आपको पता होगा माइटोसिस में 23 पेयर नहीं थे, वहाँ पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या है 23 क्रोमोसोम। वहाँ पर 46 सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाले, 2 क्रोमेटिड फाइबर्स वाले, सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। तो एनाफेज फर्स्ट में, पहले तुम डायग्राम ही बना लो। देखो बेटा, अपोजिट पोल्स पर क्या कर रहे हैं, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ये चीज पहले तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आगे हो चुका है आपका सेपरेशन। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरी चीज, moves towards the opposite homologous chromosome moves towards the opposite pole। देखा जाए तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम था बेटा, उसका क्या हो चुका है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और जो मूव कर रहे हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, मूव जो कर रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम 23 ऊपर की तरफ, 23 नीचे की तरफ, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और डिसजंक्शन, क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होना, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर इसे ही बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे होता है बेटा आपका रिडक्शनल डिवीजन। कहाँ पे होता है रिडक्शनल डिवीजन बेटा, एनाफेज में आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एनाफेज फर्स्ट के बाद में जब क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पर जा चुके हैं, तो अब आपका लास्ट स्टेज बचता है बेटा टीलोफेज। क्या बचता है, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, तुम्हें पता ही है वो तो, मैम क्या होगा वो तो आपको भी पता है, कि बोल दो। टीलोफेज में क्या होगा, जैसा कि हमें पता है माइटोसिस में हमने देखा था क्रोमेटिड डिफरेंट पोल्स की तरफ, जब अपोजिट पोल्स पर आपके स्पिंडल फाइबर्स खींच लेते हैं आपके क्रोमोसोम्स को, तब क्या होता है, अब यहाँ पे ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है वो सब कुछ क्या होगा बेटा, रीअपियर होने लग जाएंगे। एक तरह से आपका जो कैरियोकाइनेसिस वहाँ पर कंप्लीट हुआ था माइटोसिस में, वैसा ही फेज यहाँ पर आ चुका है कि अब यहाँ पर जब चीज़ें बनने लग जाएंगी, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होंगे, और उनमें क्या होंगे बेटा, आपके क्रोमोसोम जो 23 पेयर दोनों तरफ गए हैं वो वहाँ पर अलाइन हो जाएंगे, वहाँ पर बैठ जाएंगे। मतलब 2 न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे एक सेल के अंदर, ठीक है। वहाँ पर डबल हो रहा था, क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो रहा था और डीएनए कंटेंट का नंबर भी डबल हो रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो
क्या थे यहाँ पे बेटा, इस तरह से फिर से इसको कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, रुक जाओ एक सेकेंड, तब तक लिख लेते हैं कि मैम डायग्राम बाद में बना देना, पहले लिख दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी, ये सब कुछ क्या होंगे बेटा, रीअपियर होंगे। समझ में आ गया, ये सब तो रीअपियर होंगे ही होंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था हमारा, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ये 23 पेयर ऊपर की तरफ चले गए, 23 पेयर क्या हो गए, नीचे की तरफ चले गए। तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख देती हूँ यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है बेटा, और नीचे भी क्या है, 23 क्रोमोसोम है। ये भी क्या है बेटा, 2 क्रोमेटिड वाले हैं, और नीचे भी डबल क्रोमेटिड वाले क्या है आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अभी जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है आपका मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है अभी खत्म। मियोसिस फर्स्ट के बाद में हमारा कौन सा स्टेज आना था बेटा, मियोसिस फर्स्ट के बाद में बेटा आना था आपका, ब्लू से कर लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट के बाद में बेटा हम पढ़ने वाले थे इंटरकाइनेसिस के बारे में। इंटरकाइनेसिस को ही मैंने क्या बोला था, इंट्रामाइटोटिक फेज या इंट्रामाइटोटिक स्टेज। और मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया था कि इसमें क्या होगा बेटा, सेंट्रियोल तो डुप्लीकेट होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है इस स्टेज में, बट DNA कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होता है। इसके अलावा क्या होगा, RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यही बताया था। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पर RNA प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब जब मियोसिस फर्स्ट से इंटरफेज से निकलने के बाद में सेल डिवीजन जब चल रहा था, तो सेल एम फेज में एंटर करती है, वो चाहे तो माइटोसिस कर सकती है, चाहे तो उसको नीड है तो मियोसिस करेगी। मियोसिस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, माइटोसिस हम कर चुके हैं। मियोसिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज फर्स्ट देखा, प्रोफेज फर्स्ट को हमने फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में हम मेटाफेज देख चुके हैं बेटा, एनाफेज देख चुके हैं और टीलोफेज देख चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम हमने बना दिए, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि मियोसिस फर्स्ट खत्म हो गया, इंटरकाइनेसिस स्टेज खत्म हो गया, अब सेल किस में जाना चाहती है, किस में जाना चाहिए सेल को, किस में जाएगी, मियोसिस सेकंड में। किस में जाएगी बच्चा, मियोसिस सेकंड में अब आपका सेल जा रहा है। और मियोसिस सेकंड जो है बेटा वो एज इट इज है। कैसा है एज इट इज मैम, मियोसिस सेकंड इज एज इट इज लाइक, क्या हो गया भाई, माइटोसिस। माइटोसिस की जगह, माइटोसिस जैसा ही सेम है आपका क्या, मियोसिस सेकंड। आपको पता है यहाँ पे भी एक पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट सेल से क्या होता है, 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है। इसके पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 23 क्रोमोसोम में ये डिवाइड हो गई, 23 क्रोमोसोम में ये डिवाइड हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम माइटोसिस में एंटर करते हैं, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम कर रहे हैं एंटर, लेकिन वहाँ पे जो एंटर करते हैं बेटा वो सिंगल क्रोमेटिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डबल क्रोमेटिड फाइबर्स आपको नजर आएंगे, किसके अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड सिस्टर प्रेजेंट होती है। मियोसिस सेकंड एज इट इज है माइटोसिस के। तो शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मियोसिस फर्स्ट थोड़ा बड़ा ज़्यादा है बेटा समझने में भी, और वहाँ पे दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। चलो, सिमिलर तो हो चुका है मियोसिस फर्स्ट में। अब तुम यहाँ पे देखो, टीलोफेज वाली कंडीशन देख लो। जो टीलोफेज का डायग्राम था वो क्या करना है बेटा, यहाँ पे उठा के लेके जाना है हमें। इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते क्या, नहीं होगा, चलो बनाना ही पड़ेगा।
रेड कलर से बने हुए थे क्रोमोसोम। क्या हो जाता है यार, एक तो बोल दो मैम आपसे क्रोमोसोम भी नहीं बन रहे हैं। फोन बेटा ये बोर्ड भी हैंग कर रहा है अभी। ये लो, मैम से ही नहीं बनेंगे तो तुमसे थोड़ी ना बनेंगे भाई, मुझसे तो बनेंगे। ये थी हमारी टीलोफेज वाली कंडीशन। अब टीलोफेज से हमारी सेल जो है सेल डिवीजन के नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुकी है जिसका नाम है मियोसिस सेकेंड। अब जैसे ही मियोसिस सेकेंड में आती है तो मियोसिस सेकेंड में सबसे पहले क्या जाएगा बेटा, वही प्रोफेज सेकेंड। क्या पढ़ेंगे हम, प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, सोचो प्रोफेज सेकेंड में क्या हुआ था, मियोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था, जब सॉरी माइटोसिस जब हमने पढ़ा था, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंशन हुआ था। पहली चीज तो यहाँ पे भी होगा। दूसरी चीज क्या हुई थी, कंडेंशन जैसा तो कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या हुआ था बेटा, वहां पे जितनी भी चीजें थी वो डिसअपियर होने लगी थी, लेकिन टीलोफेज में वो रीअपियर होने लगी थी। ठीक है, अब तुम्हें दिमाग लगाना है यहाँ पे क्या होगा। प्रोफेज सेकेंड बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, अगर तुम सोचो और करना चाहो तो बहुत इजी है। वैसे एक ही पेज में निपटा तो सकते हैं हम, तुम कहो तो निपटा दें। चलो इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं पहले। प्रोफेज सेकेंड पढ़ते हैं यहाँ से, इसे तो यहाँ पे इरेज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस तरह से आपके प्रेजेंट थे। डीकंडेंशन होना शुरू देखो, ये जो मियोसिस सेकेंड है इसकी मैं एक सेल को बाहर लेकर आ रही हूँ। दोनों सेलों में सिमिलर ही होती है जो चीजें होती है, बट मैं फिलहाल बात कर रही हूँ। तुम इमेजिन करो कि मैं ये वाली सेल बाहर लेके आई। अब जैसे ही मैं ये वाली सेल लेके बाहर आती हूँ तो एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, अब इस सेल्स में क्या होगा बेटा, जो प्रोफेज सेकेंड आपका शुरू होगा तो इसको यहाँ से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो एक सेल ऊपर की तरफ एक सेल नीचे की तरफ। अब इस सेल को मैं उठा के कहाँ पे लाई हूँ, आपके प्रोफेज सेकेंड में मैं इसको उठा के लाई हूँ। तो जब प्रोफेज सेकेंड में एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोफेज सेकेंड आपका शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे उठा लेते हैं। उठा लूं भाई, तुम रेडी हो ना करने के लिए। दो बेटा गलत नहीं बना दिए हैं हमने, मतलब एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। देखो होते तो 23 क्रोमोसोम है यहाँ पे, क्या हो गया भाई। चलो एक सेल को मैं यहाँ पर उठा के लेके आई हूँ, ठीक है ना। दो सेल्स यहाँ पे मैंने कट करते ही दो सेल्स बन चुकी है। अब ये प्रोफेज में आ रही है, ठीक है आपकी सेल। अब इस सेल की मैं बात करूँ, ये सेल है, सेल गोली बना लेते हैं, गोला ही यूज कर लेते हैं हम, वही कर सकते हैं क्योंकि अभी तो इसको नीचे आने में बहुत टाइम लग जाता है। चलो अब मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सेल की, ठीक है ना। एक सेल में जैसा होगा वैसा ही दूसरी सेल्स में भी होता चला जाएगा। तो तुम एक सेल को समझ लो, दूसरी सेल में तुम्हें खुद को दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे ही मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज सेकेंड में आपकी सेल एंटर करेगी, जो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी बेटा वो डिसअपियर पूरी तरीके से पहले तो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जैसे ही डिसअपियर हुई, कंडेंशन हो गया था वहां पे, डिसअपियर हो गई। डिसअपियर होने के बाद में प्रोफेज सेकेंड से आपकी सेल कहाँ पे जाएगी बेटा, मेटाफेज सेकेंड में जाएगी, ठीक है। सेल जा रही है आपकी मेटाफेज सेकेंड में। अब मेटाफेज में आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होंगे वो किस पे, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा, आपके जमा हो जाएंगे। तो ये देखो
अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम था बेटा, इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी किससे अटैच होएगा बेटा? स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा। एज इट इज, जैसा कि हमने देखा था माइटोसिस में होता है बेटा, वैसा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, इससे पहले मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज में हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर आपका अटैच हो रहा था। यहाँ पर एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर क्या होने वाले हैं? आपके अटैच होने वाले। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बोल दूं भाई, स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, जैसा कि वहां पे भी हो रहा था। किस में हो रहा था बेटा? मियोसिस फर्स्ट में भी ऐसा ही हुआ था, माइटोसिस में भी ऐसा ही हुआ था। मियोसिस फर्स्ट में देखा था एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहा है, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो है माइटोसिस की तरह है, इसलिए यहां पर मैं बोल सकती हूँ और इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से आपके जाके जुड़ रहे हैं। अब मेटाफेज के बाद में हमारा दूसरा फेज क्या है बेटा? एनाफेज आता है। एनाफेज सेकंड आएगा। एनाफेज सेकंड में क्या होगा? एनाफेज सेकंड में भी मैम वही होगा। क्या होगा कि अब स्पिंडल फाइबर्स आपके जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर स्प्लिट होने लग जाएंगे और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे डबल सिस्टर क्रोमेटिड है तो क्या होगा बेटा? एक सिस्टर क्रोमेटिड तो ऊपर की तरफ चली जाएगी और एक सिस्टर क्रोमेटिड को नीचे वाला स्पिंडल फाइबर खींच लेगा। देखो इधर, ये स्पिंडल फाइबर, वही स्ट्रक्चर बन रही है, आप ध्यान से देख रहे हो तो, जो कहाँ पे बनी थी बेटा? आपके माइटोसिस में बनी थी ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर्स। ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पे आपको नजर आई थी? माइटोसिस में आपको नजर आई थी। तो ये एनाफेज है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। और उसके अलावा क्या हुआ बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड जो थी आपकी, सिस्टर क्रोमेटिड जो थी आपकी बेटा, वो उनका क्या हुआ बेटा? सेपरेशन हो गया यहाँ पर। ये चीज कहाँ पे हो रही है बेटा? आपके एनाफेज में। हम तीनों चीजें इस पे ही समझाने में कैपेबल हैं, बस तुम 2 मिनट की शांति रखना। मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ये एनाफेज है। अब टीलोफेज में क्या होगा बेटा? टीलोफेज सेकंड में मैम वही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाएगी। क्या होगी बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, और जब सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पर जा चुके हैं आपके, तो वो वहीं पे रुकेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने के बाद में दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरह से आपका मेटाफेज मियोसिस सेकंड जो है वो भी खत्म होगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? सिंगल सिंगल क्रोमेटिड वाले आपके क्रोमोसोम जो है आपको नजर आएंगे। नंबर कितना होगा? 23 क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड।
यहाँ पे भी क्या होंगे बेटा 23 क्रोमोसोम होंगे, सिंगल क्रोमेटिड वाले। तुम देखो इधर, मियोसिस फर्स्ट का टीलोफेज फर्स्ट जो था उसमें 23 क्रोमोसोम ऊपर 23 क्रोमोसोम नीचे थे, लेकिन दोनों क्या थे, डबल क्रोमेटिड वाले थे मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, टीलोफेज को हम देख रहे हैं कि 23 क्रोमोसोम तो है यहाँ पे, लेकिन सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं। दूसरी चीज, हमने जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था टीलोफेज से वहां जो टीलोफेज फर्स्ट था उससे मियोसिस सेकंड में जब सेल एंटर करती है, किसके साथ में, डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स के साथ में एंटर करती है। तो इसमें जब ये मियोसिस सेकंड एज इट इज होता है माइटोसिस के, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, दो सेल्स जब बन रही है तो इस पर्टिकुलर एक सेल को हम कहाँ लेके गए थे बेटा, प्रोफेज सेकंड में लेकर गए थे। मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड में पर्टिकुलर इस एक सेल को हम लेकर गए थे। तो जैसा इस प्रोफेज सेकंड में इस सेल के साथ में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में हुआ, वैसा ही इस सेल के साथ में भी होना था। हम चाहते तो हम करके दिखा देते, तुम दोबारा चाहो तो अलग से एक क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट बना सकते हो, एक डायग्रामेटिकल फॉर्म बना सकते हो। तो जो बेटा इसके साथ ऊपर वाली सेल के साथ में हुआ, वही क्या होता है बेटा नीचे वाली सेल के साथ में भी होता। तो यहाँ पर दो सेल्स, तो एक सेल से दो सेल यहाँ पर बन गई, तो दो सेल से हमारी कितनी बनती, 4 सेल बनती। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्टेंट की बात करूँ, तो रिजल्ट में क्या होगा बेटा, पेरेंट थे, एक पेरेंट से कितनी सेल्स बन रही है बेटा, 4 सेल्स बन रही है। ठीक है, इनके पास में क्या थे, 46 क्रोमोसोम थे, साथ में डबल क्रोमेटिड वाले थे, ये भी चीज याद रखनी। ठीक है, रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ बेटा, रिजल्ट के तौर पे मैम ये हुआ कि जब 4 सेल्स बनती हैं तो वो 4 सेल्स जो है वो कितनी, 23 क्रोमोसोम वाली बन रही है पहले तो। दूसरी चीज सिंगल क्रोमेटिड वाली बन रही है। साथ में अगर यहाँ पे डीएनए का कंटेंट कितना था बेटा, 40 पिकोग्राम था। तो मियोसिस सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, चारों की चारों जो डॉटर सेल्स होंगी, पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स जो बन रही है उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास भी 10 पिकोग्राम बचेगा, इसके पास भी 10 पिकोग्राम। तो इन सब में क्या होगा बेटा, आपका डीएनए का कंटेंट डिवाइड हो जाएगा, 10 पिकोग्राम बचेगा। माइटोसिस में क्या हुआ था बेटा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो उसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पे 46 क्रोमोसोम जो थे वही 46 क्रोमोसोम अपनी डॉटर सेल में आपका पेरेंट सेल दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 23 क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की अगर बेटा बात की जाए तो क्या मतलब है, क्यों किया जा रहा है मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होगा बेटा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं बेटा, मियोसिस की वजह से वेरिएशन आते हैं। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। वेरिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, मियोसिस नहीं होगा तो वेरिएशन आप जो है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएंगे। दूसरी चीज अगर हम बोले तो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने का, क्रोमोसोम को स्टोर करने के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज़ें भी जो है, मतलब क्रोमोसोम की एक आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए भी क्या है, आपका मियोसिस इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे की तरफ देखेंगे, आपके 2 शब्द आपको नजर आएंगे किसमें, बुक के अंदर। एक तो होगा बेटा माइटोजन पॉइजन, और एक होगा माइटोटिक पॉइजन, और एक शब्द आएगा बेटा माइटोजन। अब मैम माइटोटिक पॉइजन और माइटोजन क्या होता है, पहले ये तुम ऊपर शिफ्ट करो। और जैसा कि हमने माइटोसिस में एक न्यूमेरिकल किया था, तो यहाँ पर भी तुम अपना दिमाग लगाना,
कौन से फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो सकता है, कहाँ क्रोमेटिड कैसे थे, G2 में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ। G2 वगैरह तो यहाँ मत लेके आना, बट मेटाफेज एनाफेज जरूर एक बार देखना। मियोसिस फर्स्ट का भी देखना और मियोसिस सेकंड का भी देखना। जब इस तरह के न्यूमेरिकल तुम करना सीख जाओगे ना, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत मतलब हलवा सा हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम, हाँ मैंने अभी एक शब्द यूज किया, क्या शब्द यूज किया, माइटोटिक पॉइजन। क्या किया बेटा, माइटोटिक पॉइजन। तो माइटोटिक पॉइजन के बारे में समझ लो, 1 या 2 मिनट का और चैप्टर है। माइटोटिक पॉइजन, माइटोटिक पॉइजन की वजह से क्या होता है बेटा, जो आपके एक तरह के केमिकल होते हैं जो आपका जो सेल डिवीजन होता है उसको रोकने का काम करते हैं। अब इसमें साइनाइड हो सकता है, एजाइड, मस्टर्ड गैस, इस तरह के काफ़ी सारे केमिकल्स जो है वो रोकने का काम करते हैं किसको, आपके सेल डिवीजन को। अब मैम सेल डिवीजन को रोकने की जरूरत क्या है, सेल डिवीजन को इसलिए रोका जाता है, मान लो कोई लैब में स्टडी कर रहा है, अब उसको प्रॉपरली देखना है कि एक एक स्टेज में क्या क्या हो रहा है। अब वो आ जाता है मेटाफेज के अंदर, तो मेटाफेज में अंदर क्या किया, उसको स्ट्रक्चर देखने क्रोमोसोम की एज इट इज कैसी दिखाई दे रही है, तो वो क्या करेगा बेटा, वहाँ पे साइनाइड डाल देगा। साइनाइड को कॉल्चीसिन डाल देगा, साइनाइड नहीं, कॉल्चीसिन को आप एक तरह से क्रोमोसोम को डबल करने के लिए एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं। तो उसको डालने के बाद में वो क्या करेगा, सेल डिवीजन वहीं पे इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, तो अच्छे से स्ट्रक्चर देख सकता है। आपको पता है मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से नजर आता है, और अगर मुझे शेप देखना है तो मैं किस में देखूंगी बेटा, वो एनाफेज में। तो माइटोटिक पॉइजन क्या है बेटा, सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाला केमिकल। केमिकल है एक तरह सा, क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि तुम समझ जा सकते हो, तुम अक्लवान ज़्यादा हो। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है बेटा, एजाइड हो गया, साइनाइड हो गया, मस्टर्ड गैस है, उसके अलावा आपका बेटा कोल्चिसिन है। कोल्चिसिन को बेटा मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट है। क्या है क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट, आपका कोल्चिसिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है इस फेज में। किस फेज में, मेटाफेज में। अरेस्ट सेल डिवीजन एट मेटाफेज, मेटाफेज में सेल डिवीजन को अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से कोल्चिसिन एजेंट को यूज किया जाता है, ताकि क्या हो, स्ट्रक्चर को देख सके अच्छे से। स्ट्रक्चर देखने के लिए ये सब कुछ जो मेहनत है वो की जाती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसकी वजह से, कोल्चिसिन की वजह से, जब आपके क्रोमोसोम डबल होंगे तो एंडोपोलिप्लॉइडी जो होती है, ठीक है ना, जब क्रोमोसोम ही डबल हो गए तो पोलिप्लॉइडी जो है वो बढ़ जाएगी बेटा, तो एंडोपोलिप्लॉइडी भी इसकी वजह से होती है। एक शब्द बेटा ये तो हो गया माइटोटिक पॉइजन, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। एक मैंने बताया अभी माइटोजन, एक मैं बात कर रही हूँ बेटा माइटोजन के बारे में। जिस तरह से माइटोटिक पॉइजन जो है सेल डिवीजन को रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, माइटोजन जो है वो क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन को इंड्यूस करवाने का काम, इंक्रीज करवाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन मैं कर देती हूँ, सेल डिवीजन को ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन इंड्यूस। ठीक है, तो इस तरह से आपका मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, माइटोसिस हम पहले कर चुके हैं, इंटरफेज आपका हम कर चुके हैं। बेटा ये चैप्टर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम चाहो तो बहुत इजी चैप्टर है करना।
अपने नोट्स साथ में बनाते रहो और साथ में ये जो भी डायग्राम्स होते हैं, स्पेशली ये डायग्राम्स अगर आप बनाना नहीं सीखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, अपने हाथों से बनाओ, कंपैरेटिवली स्टडी करो। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद में उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्रामेटिक चार्ट बनाओ, फिर मियोसिस पढ़ो, फिर मियोसिस का एक लास्ट में एक पूरा कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड का डायग्राम बनाओ और दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करो। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, 3 या 4 घंटे में इस चैप्टर को तुम कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर तुमने ध्यान से सारी बातों को सुना है, एक एक जगह पे तुम फोकसफुली साथ में रहे हो मेरे, तो और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नोट्स अपने हाथों से बनाना है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग आपको ज़रूर करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइन टू लाइन चीज़ें जो है वो हो सकता है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपका एक भी जो वर्ड है एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाए, फिर भी हो सकता है कि हमसे कुछ छूट जाता है, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत मस्ट है कि करनी ही करनी है। सो ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है क्लास 11 बायोलॉजी का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।